Chalo, let's start. Today we will start about the next chapter from the inorganic section. It is called as S block element. तो आज हम S block element को start करने वाले हैं. Again important है, 1 to 2 questions जनरली नीट में इस चैप्टर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. So सबसे बेसिक पॉइंट यही है, what we called as a S block element. देखो टोटल हमने क्लासिफिकेशन जो देखा था एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स में. दूसरा क्लासिफिकेशन ब्लॉक वाइज हमने क्लासिफाइड किया था एस पी डी एफ, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. सो व्हाट वी कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहना है, कोई बता सकता है? देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल. जितने भी एलिमेंट हैं अगर उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यस सबशेल में जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अ यस ब्लॉक एलिमेंट, एक्सेप्ट वन एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर तो यस में करता है लेकिन वो पी ब्लॉक में रखा है. यस प्रियंका करेक्ट, एलियम को छोड़कर. सो एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू यस सबशेल आर कॉल्ड एज अ यस ब्लॉक एलिमेंट. मतलब डिपेंडिंग अपॉन इन विच सबशेल द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स देयर आर 4 ब्लॉक्स आर प्रेजेंट, एस पी डी एफ. एस ब्लॉक की सिंपल डेफिनेशन है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर एंटर करेगा, एस सबशेल में. एलिमेंट इन विच द लास्ट यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल आर कॉल्ड एज अ एस ब्लॉक एलिमेंट. अब एस ब्लॉक में हमें टोटल कितने ग्रुप की स्टडी करना है? 2 ग्रुप की स्टडी करना है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड. तो व्हाट वी कॉल्ड एज अ ग्रुप फर्स्ट. ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल. Whereas group second is called as a alkaline earth metal. Why group first are called as a alkali metal? So we can say that the oxides and hydroxides are yes basic in nature. इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं. अल्कली मींस बेसिक होते हैं. ये आगे चलकर हम देखेंगे किस तरीके से बेस होते हैं, किस तरीके से बेसिक नेचर डिटरमाइन किया जाता है. और हमें तो पता है एस ब्लॉक आर टोटली मेटल्स, दैट्स व्हाई द कॉमन नेम गिवन एज अल्कली मेटल एज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक. ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहना है? अगेन वही अल्कलाइन मतलब उनके भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक है, एक्सेप्शन है कुछ, वो आगे चलकर ग्रुप सेकंड में हम देखेंगे. बट दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. अगेन दे आर द मेटल्स एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो दोनों ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड दोनों के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड कौन सा नेचर दिखाते हैं? बेसिक नेचर दिखाते हैं. That's why we can say that this is alkali metals and second group are called as a alkaline earth metal. चलो अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप फर्स्ट से. पहला ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट करेंगे फिर ग्रुप सेकंड. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ग्रुप फर्स्ट में जो जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं सेम प्रॉपर्टी ग्रुप सेकंड में आने वाली. मतलब जो भी मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा ग्रुप फर्स्ट में वही पार्ट फिर से आने वाला है ग्रुप सेकंड में. तो कंपेरेटिवली अगर फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट इजीली आप बता सकते हो. हाँ, और इसमें और एक न्यू क्या है, कुछ कंपाउंड्स हमें देखना है एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम के 4 कंपाउंड देखना है ग्रुप फर्स्ट में. ग्रुप सेकंड में हमें कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स देखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप फर्स्ट से. हेडिंग ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल. सो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप फर्स्ट में? देखो हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट जब हम कहते हैं तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. आउट ऑफ विच वी कैन से दैट फ्रांसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इसमें से फ्रांसियम आपका क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट. दैट मींस इट इमिट्स अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, तो इनकी स्टडी हम इस ग्रुप में करने वाले नहीं है. अगेन हाइड्रोजन की अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं है.
काफी पॉइंट ऐसे बताते हैं जो कि ग्रुप फर्स्ट में रखना चाहिए, और कुछ पॉइंट ऐसे भी है जिसका कहना है कि ग्रुप 17 में रखा जाना। तो अभी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अल्कली मेटल मतलब आपका पहला अल्कली मेटल कौन सा है? लिथियम है। लिथियम से हम स्टार्ट करेंगे, कहां तक देखने वाले हैं? सीजियम तक देखने वाले। फ्रांसियम भी क्यों नहीं देखने वाले? क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वो कौन सा सब्सटेंस है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना? 3। फिर डिफरेंस कितने का रखना है? 8 का ऐड कर दो, 11 आएगा। फिर 8 ऐड कर दो, 19 आएगा। अब कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना है, कितना आएगा? 37 आएगा। फिर ऐड कर दो 18, 8 8 18 18, कितना आएगा? 55। अब ऐड कर दो 32, तो फ्रांसियम का मिलेगा आपको 87। उसमें अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 119। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ 119? चलो बताओ। यस, सिंबल फैजान करेक्ट, यूयूई, अनअनियम। वेरी गुड। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर निकाला। अगर नेक्स्ट अल्कली मेटल डिस्कवर्ड होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 119 आएगा। तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द जनरल या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट? चलो बताओ, व्हाट इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट? यस, सबसे सिंपल है, कृष्णा करेक्ट, NS1। NS1 is the outer electronic configuration. That means in a group first element, how many valence electron it contains? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। और these are the metals, and metals have a natural tendency to lose or accept the electron. बताओ क्या करता है? लूज करने की। सो बाय लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? एक ही कर सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यस, एंड इट विल एबल टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। ये क्या बनाएगा? यूनिपॉजिटिव आयन बनेगा। मतलब अल्कली मेटल जनरली फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। फ्री स्टेट में मतलब इस तरीके से, लिथियम ऐसा नहीं मिलेगा, पोटेशियम है सेपरेट नहीं मिलेगा, सोडियम ऐसा सिंगल नहीं मिलेगा, हमेशा किसी ना किसी के साथ वो कंबाइन होगा। क्यों? इट हैज a natural tendency to form which type of ion? यूनिपॉजिटिव आयन। आयन में एग्जिस्ट होता है तो फ्री स्टेट में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो कंडीशन याद रखो, दे विल एबल टू फॉर्म विच टाइप ऑफ आयन? यूनिपॉजिटिव आयन। एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है, एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने बता दिया, NS1। लिथियम का क्या आएगा? 2s1। अब लिथियम का अगर 2s1 है तो नीचे सिर्फ शेल बढ़ाते जाना है। सोडियम आएगा 3s1, पोटेशियम आएगा 4s1, रुबेडियम आएगा 5s1, सीजियम आएगा 6s1 एंड फ्रांसियम आएगा 7s1। चलो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख कर ले लो आप। पहले एलिमेंट्स लिखो, ओनली राइट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलियम 2s1, नियॉन 3s1, argon 4s1, krypton 5s1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 and it has a one valence electron। चलो होने के बाद बता दो। तो यहां पर ही बता दो मुझे, ग्रुप सेकंड का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ग्रुप सेकंड का
यस, वेरी गुड। इसका NS1 है तो ग्रुप सेकंड का NS2, दैट मीन्स दे कंटेन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो भी तो मेटल है ना, so they have ability to form which type of ion? यस, डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो ऐसे कंपैरेटिवली हमें स्टडी करना है। मतलब जो पॉइंट मैं ग्रुप फर्स्ट में बताऊंगा वो थोड़ा सा आपने सोचना ग्रुप सेकंड में क्या आएगा। हाँ, एक्सेप्शन है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप सेकंड में ही देखेंगे। चलो हुआ ही है, किसी का बाकी है तो वो वेट करो। हाँ, तब मैं रुकूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ो। Now we can consider the periodic properties। अब हम देखेंगे ग्रुप फर्स्ट में पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, फिर भी यहाँ पर हमें चेक करना है, पर्टिकुलर ग्रुप में अब देखना है। जैसे पहली है एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज। सो बताओ व्हाट इज द ट्रेंड इन अ ग्रुप ऑफ एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। यस, काफी सिंपल है। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू यस इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। अभी हमने देखा ना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s, शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगी। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ये हुई एटॉमिक साइज। अब आयंस तो हमें पता है ना, कौन से टाइप के आयंस बनाते हैं, वो एम प्लस आयन। लिथियम बनाएगा Li प्लस, सोडियम Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो नो डाउट आयोनिक साइज भी इंक्रीज होगी। व्हाट इज द आयोनिक साइज? सेम आएगी। चलो ऑर्डर लिख कर ले लो। तो एटॉमिक साइज में कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ आपको ऑर्डर पूछे जाने वाली है। तो ऑर्डर काफी सिंपल है, विदाउट एनी एक्सेप्शन एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीजेस। कोई एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं, ना ही आयोनिक साइज में है ना ही एटॉमिक साइज में। तो जो रेगुलर ट्रेंड है वही फॉलो होता है ग्रुप में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यह सबको पता है, किसी भी ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? तो हमें पता है साइज बढ़ती है। बराबर है ना, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी लगेगी जैसे जैसे नीचे जाएंगे। हाँ, के लिए वैशाली प्लीज पिन द प्रेजेंटेशन स्क्रीन। राइट कॉर्नर पर एक पिन का सिंबल आता है, उसके ऊपर क्लिक करो। ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होती है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आएगी? यस, लिथियम। ठीक है, सीजियम तक ही देखेंगे। अब यहां से फ्रांसियन को स्टडी नहीं करेंगे।
क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो सबसे कम पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर फ्रांसियम को छोड़ा जाए तो सीजियम हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल। दैट्स व्हाई दिस सीजियम मेटल इज यूज्ड इन यस फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टेइक सेल में यूज होता है। अब फोटोवोल्टेइक सेल क्या है वो फिजिक्स में आपको डिटेल में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने। चलो यहाँ पर एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने पीरियोडिक टेबल में पॉइंट बताया था। फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट व्हिच टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस इज लार्ज। यस NS1 पहला इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने के लिए आपको नोबेल गैस कोर से निकालना होगा। तो यहाँ पर पहली कम और दूसरी सबसे ज्यादा हाई, दैट मींस देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ कल के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन का दो ऑप्शन था, बॉइलिंग पॉइंट भी करेक्ट ऑप्शन था। जो लॉथरमियर का ग्राफ था ना, एटॉमिक वॉल्यूम आंसर दिया था, तो उसका दूसरा बॉइलिंग पॉइंट भी आता है। तो अब क्या ऑनलाइन एग्जाम थी तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वालों को मार्क नहीं मिले, तो लेकिन समझ लेना आपके 5 मार्क ज्यादा है। चलो ऑर्डर हुई ये। चलो आइए तीसरी ऑर्डर, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन नहीं। नेक्स्ट है डेंसिटी। अब डेंसिटी जनरली क्या होती है, अगर हम ग्रुप फर्स्ट में नीचे जाते हैं तो डेंसिटी शुड बी इंक्रीजेस। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन मास। क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, बराबर है। तो आप सोचोगे सर वॉल्यूम भी तो बढ़ता है, साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होना चाहिए, कौन सा फैक्टर मोर करेक्ट है? तो कंडीशन याद रखो, वॉल्यूम भी बढ़ता है मास भी बढ़ता है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ता है उससे कई ज्यादा प्रोपोर्शन में मास बढ़ता है। यस, सो वी हैव टू गिवन प्रायोरिटी फॉर मास, सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट्स व्हाई डाउन टू द ग्रुप डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बट देयर इज वन एक्सेप्शन। अब सबसे कम लिथियम, उसके बाद सोडियम, बराबर, उसके बाद आगे आना चाहिए पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया, वो कौन सा है, पोटेशियम हैव अ लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ सॉरी डेंसिटी देन सोडियम। सोडियम की ज्यादा आती है किससे, पोटेशियम से। सो देयर इज वन एक्सेप्शन प्रेजेंट इन द डेंसिटी, पोटेशियम हैव अ स्मॉलर डेंसिटी देन दैट ऑफ सोडियम। चलो ये ऑर्डर लिख लीजिए।
चलो हुआ ये। Now next है melting point and boiling point. अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। अब आप सोचोगे मास तो नीचे ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन डिक्रीज क्यों होता है? हाँ, तो यहाँ पर कंडीशन है, देखो जनरली ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक क्रिस्टल में एग्जिस्ट होते हैं, मतलब इस तरीके से एग्जिस्ट होते हैं, ऐसे सिंगल एग्जिस्ट नहीं होते हैं। या तो कंबाइन स्टेट में होते हैं या फिर ऐसा एक लिथियम, दूसरा लिथियम, तीसरा लिथियम, चौथा लिथियम, ऐसे होते हैं। मेटालिक क्रिस्टल में वो एग्जिस्ट होते हैं। और इन मेटल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव, मतलब जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग मतलब जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू मेटल, ये कोहेसिव फोर्स होता है। और ये स्ट्रेंथ जो है कोहेसिव फोर्स की, जितना वो स्मॉल साइज है उतना कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग रहेगा। जितना वो स्मॉल साइज है उतना कोहेसिव फोर्स कैसे रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। तो साइज कम किसकी है? लिथियम की है, तो लिथियम में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो डाउन टू ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है? सो इट इज मेनली ड्यू टू द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी नहीं है, रेगुलरली डिक्रीज होता है, लेकिन रीजन याद रखो, ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्स। जनरली होता है, लेकिन ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आगे पीछे हो सकता है। अब ग्रुप सेकंड में काफी एक्सेप्शन आने वाले, लेकिन ग्रुप फर्स्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं। नहीं, लैटिस एंथैल्पी आगे चलकर आए, अब इसमें नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन वो सेम मेटल में लैटिस एंथैल्पी नहीं काउंट किया जाता। NaCl है, LiCl है, NaF है, यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी आती है। वो देखेंगे आगे चलकर, हम देखने वाले लैटिस एनर्जी क्या है या लैटिस एंथैल्पी क्या है। चलो वो आइए। Now write the hydration energy. This is the new one. So tell me what we called as a hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? चलो देखते हैं क्या है हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। देखो मैंने क्या लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, बीकर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए इस बीकर के, और उसमें मैंने मेटल डाल दिया। आपका अल्कली मेटल है, कौन सा? लिथियम डाल दो, सोडियम, कौन सा भी एक एलिमेंट डाल दिया। अब जैसे ही अल्कली मेटल यहां पर आएगा, इसको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं? सराउंड करने वाले। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल सराउंड दैट अल्कली मेटल। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, देन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। Then there is a release of energy. That released energy is called as a hydration energy. मतलब ड्यूरिंग हाइड्रेशन जब होगा ना वाटर का, मतलब
अल्कली मेटल का हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, सराउंड करेंगे, सराउंड करेंगे, और जब ये सराउंड करने लगेंगे, जैसे जैसे वाटर बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्यों सराउंड करते हैं, कौन सा फोर्स वहां पर डेवलप होता है, कोई बता सकता है? विच फोर्स इज डेवलप ड्यूरिंग द हाइड्रेशन? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जनरल पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। देखो जैसे पानी के अंदर जाता है ना, अल्कली मेटल क्या करता है, स्टार्ट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज, बराबर। अब वाटर हैज अ डायपोल, आपने देखा वाटर का डायपोल होता है, या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, दिस इज वाटर। ऑक्सीजन कैरीज पार्शियल निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये इस तरीके से Li प्लस को सराउंड करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसा ही तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऐसा चौथा आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऐसा पांचवा आएगा लाइकवाइज। तो पॉजिटिव निगेटिव में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर। जस्ट लाइक दिस, मान लो अल्कली मेटल लिया मैंने Na प्लस, वाटर मोलिक्यूल सराउंड करेगा, जैसे ये पानी के अंदर जाएगा स्टार्ट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन और ये आयन बन जाएगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आयन के लिए होता है। देखो ये वाटर मोलिक्यूल अब इसको सराउंड करने वाले, क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे सराउंड किया। अब जब ये सराउंडिंग हुआ, यहाँ पर फोर्स डेवलप हुआ, बॉन्ड नहीं होता है फॉर्म, फोर्स डेवलप होता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से हाइड्रेशन हुआ, और जब ये हाइड्रेशन हुआ तो यहां से एनर्जी बाहर निकली, और जो एनर्जी बाहर निकली उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब मुझे बताओ, जब भी एनर्जी बाहर निकलती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? यस, एक्सो, एक्सो मतलब साइन क्या आएगा, निगेटिव। यस, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज निगेटिव, ये पक्का याद रखो। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी रिलीज होती है जब भी हम हाइड्रेशन करते हैं तब। चलो, पोलराइजिंग पावर किसे पता है क्या, पोलराइजिंग पावर 12 का याद करो थोड़ा सा, पोलराइजिंग पावर। यस, स्मॉल कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होती है, मतलब क्या होता है, करेक्ट है, स्मॉल कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर होती है, लेकिन मैंने पूछा पोलराइजिंग पावर क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एनायन, एनायन का शेप डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने के लिए जो खुद की एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजिंग पावर, और जनरली वो कैटायन के पास होती है। जितना कैटायन स्मॉल उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उतना वो वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा, उतना वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करने वाला है, खींचने वाला है। अब मुझे बताओ, इस ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसके पास है, लिथियम के पास है, क्योंकि वो स्मॉल कैटायन है। तो वो मैक्सिमम पोलराइजेशन दिखाएगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन करेगा, वाटर को खींचेगा, बराबर है ना। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम का होगा। इस ग्रुप में अगर सबसे ज्यादा हाइड्रेशन का एक्सचेंज, मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो किसका होगा, लिथियम का होगा।
और सबसे कम अगर होगा तो वो सीजियम का। चलो ये सेंटेंस लिख कर ले लो पहले, हाइड्रेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन जिनको पता नहीं वो लिख कर ले लो। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ मेटल, द एनर्जी रिलीज्ड energy released during the hydration of metal ion, during the hydration of metal ion is called hydration energy. उसके नीचे लिखो hydration is always exothermic, hydration is always exothermic. That is delta HYDH, इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे हम, नोटेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज निगेटिव, ऐसा लिखो इज निगेटिव। उसके नीचे ये सेंटेंस लिखो, स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। और अभी आपने बताया था सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, तो लिथियम का होगा, Li+, क्योंकि ये आयन के लिए एप्लीकेबल है। देखो ये ऐसा शेप चेंज हो वाटर। अब देखो आज जब लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा मतलब लार्ज वाटर मोलिकुल उसको क्या करने वाले हैं, सराउंड करने वाले, नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल उसको सराउंड करेंगे, बराबर ना, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो मैक्सिमम वाटर मोलिकुल वो क्या करेगा, सराउंड करेगा, खुद को सराउंड करने वाला। लेकिन सीजियम की उतना हाइड्रेशन पावर नहीं है, तो वो कम वाटर मोलिकुल को सराउंड करेगा, उतना पोलराइजिंग पावर नहीं है ना सीजियम का, हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता। अब मुझे बताओ जब पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर जाने के बाद ही हाइड्रेशन होगा ना, हाइड्रेशन कहां पर होता है, एक्वियस सॉल्यूशन में, पानी अगर मीडियम है तभी हाइड्रेशन होगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल आप टेबल पर रख दो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज चेक इन वाटर या एक्वियस मीडियम। तो पानी में जाने के बाद ड्यू टू हाइड्रेशन जो बल्क है लिथियम का, वो बल्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो साइज लिथियम की बढ़ गई, बराबर है, लेकिन सीजियम की तो कम हो गई, मतलब हाइड्रेशन हुआ ही नहीं ज्यादा उसका। इसका मतलब पानी के अंदर आयोनिक साइज चेंज होती है। पानी के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज साइज वाला कैटायन कौन सा है बताओ।
यस, Li प्लस लार्ज कैटायन पानी के अंदर सबसे ज्यादा साइज वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन होने की वजह से उसका बल्क बढ़ा, और बल्क बढ़ा मतलब साइज बढ़ी। इस आयोनिक साइज को हम क्या कहेंगे? वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन रेडाई, या हाइड्रेशन साइज भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? हाइड्रेशन रेडाई या हाइड्रेशन साइज भी कह सकते हैं, या सिंपल इतना कहो, आयोनिक साइज इन एक्वियस मीडियम, बोल सकते हो ऐसा भी आप। देखो आप, क्वेश्चन आपको लास्ट तक रीड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का ही। मैंने पूछा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज ऑफ ग्रुप फर्स्ट इलेमेंट, तो आप कौन सी लिखोगे? वो नॉर्मल वाली, लिथियम सबसे कम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मैंने क्या कहा? आयोनिक साइज सिंपली पूछा। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज इन एक्वियस मीडियम, तभी ऑर्डर रिवर्स हो जाती। देखो एक ही वर्ड ज्यादा बढ़ा है, एक्वियस, तो इतने केयरफुली क्वेश्चन आपको रीड करना होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन रेट है या आयोनिक साइज इन वाटर का किसकी ज्यादा आएगी? लिथियम की आएगी। अब हालत देखो, वाटर में जाने के बाद ये बड़ा साइज, लार्ज साइज बना ना, तो ये इजीली मूव कर पाएगा या नहीं? कैन इट इजीली मूव? नो। इजीली मूव कौन कर पाएगा? सीजियम, क्योंकि वो स्मॉल हुआ, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ ही नहीं। एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज आयोनिक मोबिलिटी। इसे हम क्या कहेंगे? आयोनिक मोबिलिटी। तो आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आई? सीजियम की आई। क्यों? उसकी साइज कम हुई ना पानी के अंदर। अगर स्मॉल साइज है तो इजीली मूव कर पाएगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। पहले ये हाइड्रेशन रेट है कि ऑर्डर लिख कर, या साइज इन एक्वियस सॉल्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हो आप, आयोनिक साइज इन एक्वियस सॉल्यूशन। अब आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा सीजियम प्लस की होगी, क्योंकि ये स्मॉल साइज होगा, इजीली मूव कर पाएगा। अब जो इजीली मूव कर पाएगा वही क्या करेगा? करंट को कैरी करेगा, कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। इज इट करेक्ट? जो इजीली मूव कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो कंडक्टिविटी ज्यादा फैलाएगा, ज्यादा कंडक्ट करेगा करंट को। कंडक्ट की ऑर्डर भी क्या होगी? इसी तरीके से होगी। सो टोटल 4 ऑर्डर हमने देखी। एक तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन देखा, फिर हाइड्रेशन रेडा देखा, दोनों सेम थे। और इनके अपोजिट ठीक चला कौन? आयोनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ये दोनों ऑर्डर लिख कर ले लो।
यस यस यस, मोबिलिटी कभी भी पानी के अंदर ही होती है, कंडक्टिविटी भी पानी के अंदर ही गिनी जाती है। वैसा सेपरेट आपको बताने की जरूरत नहीं वो एक्वियस मीडियम है या नहीं, ये तो एक्वियस मीडियम में ही होगा। हम नॉर्मल आयोनिक मोबिलिटी नहीं कह सकते, वो पानी के अंदर ही चेक किया जाएगा। चलो हुआ ये। और राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अल्कली मेटल्स कैसे दिखते हैं? ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट। ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट। मतलब मैंने आपको सामने क्या कर दिया, आपके टेबल पर लिथियम रख दिया, सोडियम रख दिया, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, सब कैसे दिखते हैं? सिल्वरी व्हाइट कलर के ही दिखते हैं। सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड लाइट इन वेट होते हैं, लाइट मेटल्स। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ आयन। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ आयन। तो अल्कली मेटल आपके कैसे होते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड लाइट इन वेट होते हैं, लाइट मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल जनरली लो रहता है एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। अब इनको आइडेंटिफाइड कैसे करना है? अब मैंने आपके टेबल पर रख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, और कहा इसमें से पोटेशियम कौन है, निकाल कर बताओ। पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब सिल्वरी व्हाइट दिखते हैं। यस, तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है फ्लेम टेस्ट। तो वो फ्लेम टेस्ट हम देखेंगे। उससे पहले एक पॉइंट, क्या आगे चलकर देखें, बाद में देखेंगे पॉइंट ना, फ्लेम टेस्ट। तो ये फ्लेम टेस्ट किसके लिए है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल्स। अल्कली मेटल आपको आइडेंटिफाइड करना है। मतलब अल्कली मेटल्स को लिया मैंने, लिथियम को लिया और हीट किया, एक फ्लेम पर हीट किया, नॉर्मल फ्लेम, बंसेन फ्लेम कहते हैं उसे। हीट करने के बाद वो क्या दिखाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दिखाएगा। हर एक अल्कली मेटल डिफरेंट कलर दिखाएगा। अल्कली मेटल हो या उनके साल्ट हो, LiCl हो, NaCl हो, KCl हो, KBr हो, NaBr हो, NaI हो, their salt imparts a characteristics color in the presence of flame। अगर आप फ्लेम के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दिखाएंगे। देखो इस तरीके से, फ्लेम थी और लिथियम को हीट किया तो क्रिम्सन रेड कलर दिखा, ये गोल्डन येलो कलर। लिथियम शोज क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट या लिलैक कह सकते हो आप, लिलैक भी कुछ रेफरेंस बुक में दिया है। रुबेडियम रेड वॉयलेट एंड सीजियम ब्लू कलर दिखाता है। कलर आपको याद ही रखना है, कलर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, कलर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब मुझे बताओ व्हाई दिस शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। फिजिक्स में आपने देखा है
different colors of light are due to different. नहीं कृष्णा, वो रीजन अलग है। फिजिक्स का बताओ। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, और वेवलेंथ अगर चेंज हो गई तो कलर चेंज होगा। जब मैंने लिथियम नॉर्मली टेबल पर रखा था वो सिल्वरी व्हाइट था। जब मैंने उसको हीट किया तो हीट करने से हुआ क्या, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, देखो ये न्यू फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पर था, यहां पर था सेकेंड शेल में लिथियम का। उसको हीट करने के बाद एनर्जी मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। कहीं पर भी गया होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं पर भी गया है, बराबर। और जब वो वहां से रिटर्न आने लगा, एक्साइटेशन होने के बाद डिसक्साइटेशन होगा ना, तो रिटर्न आने के बाद वो क्या करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी वेवलेंथ को, द वेवलेंथ विच करस्पॉन्डिंग टू द क्रिम्सन रेड कलर। देखो एक्साइटेशन से कलर नहीं आया, डी एक्साइटेशन से आया। मतलब डी एक्साइटेशन करने के लिए तो पहले आपको एक्साइट करना होगा। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल टू हायर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर जब नीचे आने लगेगा तब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तब वो कलर दिखाएगा। तो रीजन आप लिख सकते हो, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। लेकिन कलर बिल्कुल आपको याद रखना ही रखना है। तो कलर लिख कर ले लो। Now write heading chemical properties। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। अब मुझे बताओ, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ऑलरेडी हमने देखा था ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल में देखा था लास्ट पॉइंट केमिकल रिएक्टिविटी में। सो व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव, उसका रीजन भी मैंने बताया था। और यस, लो आयोनाइज्ड एंथैल्पी की होने की वजह से हुआ क्या, दे हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन दे इजीली फॉर्म्स अ कैटायन। वो जल्दी से कैटायन बनाते हैं, और ये कैटायन इजीली एनायन के साथ रिएक्शन दे जाएगा, बराबर। अब मुझे बताओ, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, लिथियम करेगा या सीजियम करेगा। सीजियम करेगा, साइज बड़ी है, तो सीजियम का कैटायन जल्दी फॉर्म होगा। मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव आपका कौन होगा, सीजियम ही होगा। हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है, एक तो लार्ज साइज की वजह से, और दूसरा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से। अल्कली मेटल की साइज एक तो लार्ज है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप। चलिए ऑर्डर लिख कर ले लो।
चलो अब देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब देखो, हाँ, ईयर के साथ रिएक्शन करना है। ईयर मतलब हमें किसके साथ कंसिडर करना है? अब देखो, इनऑर्गेनिक में जब भी ईयर वर्ड आएगा उसका मतलब इट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ एयर, आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके साथ रिएक्शन करना है। नॉट ओनली ऑक्सीजन, ईयर मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों को हम ईयर कहेंगे इनऑर्गेनिक में। तो दोनों के साथ रिएक्शन करना है। पहले हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखो, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होने की वजह से अल्कली मेटल्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ईयर के साथ। अब किस तरीके से रिएक्शन देते हैं उसमें से देखेंगे। ऑक्सीजन के साथ पहले होता क्या है, देखो, लिथियम की जब रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म्स peroxide and other alkali metal forms a superoxide। मतलब पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम ये क्या फॉर्म करते हैं? सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये अलग अलग क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है ना, सेम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लिथियम फॉर्म करता है ऑक्साइड जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। सोडियम फॉर्म करता है peroxide, और पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। ओके, वी विल स्टॉप हियर। रिमेनिंग पोर्शन हम कल कंटिन्यू करें। कल नहीं, कल हॉलीडे रहेगा, मंडे के दिन कंटिन्यू करेंगे। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।